जीवे पाकिस्तान की खूबसूरत धुन बजाता हुआ मैं। जीवे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर पेट्रियोटिक सॉन्ग है। लेकिन ये जो धुन अभी आपने सुनी ना, वो पाकिस्तान की बैंड नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर टर्की की मिलिट्री बैंड बजा रही है। अब जरा ये सुनो। पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को अजनबी मुल्क में महसूस नहीं करता हूँ। इस वक्त अपने घर में है। पाकिस्तान तो बिल्कुल मेरे घर की तरह है। ये शब्द है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्पेशल एड्रेस दे रहे टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की। इतना गहरा है टर्की यानी तुर्की और पाकिस्तान का प्यार। लेकिन माय फ्रेंड्स, उतना ही गहरा है टर्की की इंडिया के लिए नफरत भी। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल हर रोज आपके लिए लाता है हाई क्वालिटी वीडियोस, वो भी मृणाल पटेल सर और सुदर्शन गुर्जर सर जैसे टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले नॉलेज में आगे रहने के लिए। सो बात कुछ ऐसी है ना, आज के तारीख में टर्की का स्टेट ओन्ड मीडिया टर्किश रेडियो और टेलीविजन कॉर्पोरेशन टीआरटी की टोटल 300 स्टाफ में से 50 मेंबर्स तो पाकिस्तानी ही है। यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही काम है, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाकर इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बाद अगर इंडिया का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है टर्की। लेकिन जरा एक मिनट, एक टाइम पर तो इंडिया के और टर्की के रिलेशंस काफी अच्छे थे, राइट? अगर टर्की के अवाम यानी कि पॉपुलेशन की बात करूं तो राज कपूर का आवारा टर्की में ही तो इतना सुपर हिट हुआ था, राइट? कि लोग इसका अपना अपना वर्जन बनाने लगे थे। आवारा वे बैका जस्ट अ फन फैक्ट, जब ये पिक्चर टर्की में रिलीज हुई थी सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर में 1 लाख से भी ज्यादा टर्किश लोगों ने इसे देख लिया था। और वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी कुछ टीवी चैनल्स में टर्किश सीरियल्स चलते थे जो इंडियंस को बहुत पसंद आते थे। ये सब फ्रेंडली कल्चरल एक्सचेंज का रीजन था शायद। बहुत से कम लोगों को शायद ये पता होगा कि हिंदी और टर्किश भाषा में 9000 से भी ज्यादा वर्ड्स कॉमन है। टर्किश एम्बेसी के कल्चर एंड टूरिज्म काउंसिलर ने एक बार ये भी कह दिया था कि कल्चरली अगर देखा जाए तो टर्की दूसरा इंडिया है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिकली भी देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा टर्की का साथ ही दिया है। जैसे जब टर्की अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था तब इंडिया उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था। गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टर्किश लोगों पर हुए वायलेंस पर आवाज उठाई थी। और नेहरू जी ने तो खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि वो टर्की के फाउंडिंग फादर मुस्तफा केमाल के सेक्युलर आइडिया से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इंडिया का यही गुडविल टर्की ने रेसिप्रोकेट भी किया। वो इंडिया को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले देशों में से एक बना। सो इतिहास पर नजर डालकर हमें ये तो बिल्कुल दिखाई देता है कि शुरुआती दिनों में इंडिया और टर्की के रिलेशंस बहुत ही अच्छे ट्रैक पर थे। लेकिन टर्की के एक डिसीजन ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज होने का डिसीजन। टर्की पाकिस्तान ब्रदरहुड। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 में। हुआ यह कि इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इमरान खान का फोटो लगा दिया और बायो में लिख दिया लव पाकिस्तान और उसके बगल में टर्की का फ्लैग। और इसके बाद बैक टू बैक प्रो टर्की और प्रो पाकिस्तान के ट्वीट्स किए। वेल, अकाउंट तो 1 घंटे में रिकवर हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इसके पीछे एक टर्किश हैकिंग ग्रुप अयल्दीज टिम का हाथ था। But here's the interesting part. अराउंड उसी समय पाकिस्तान में बैठे हैकर्स टर्की के राइवल देश यूएई के इंपॉर्टेंट ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर रहे थे। At the same time, do you see the connection? जहां टर्की इंडिया पर वर्चुअल अटैक्स लॉन्च कर रहा था, वहीं पर पाकिस्तान टर्की के दुश्मन यूएई पर कर रहा था। और ये कोई भी रैंडम कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। दोनों भाई मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसके कुछ महीनों बाद टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद ही एडमिट किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साइबर आर्मी बना रखी है, जिनका काम है सोशल मीडिया और मास मीडिया के थ्रू एक एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना। और इसी साइबर आर्मी का एक हिस्सा है टर्की और पाकिस्तान की मर्सिनरी जर्नलिस्ट की सीक्रेट आर्मी। और इसका खुलासा मेडिटेरेनियन एशियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट की एक रिपोर्ट ने किया। बेसिकली टर्की के स्टेट ओन्ड मीडिया हाउसेस जिसकी टीआरटी वर्ल्ड और एनाडोलू एजेंसी, जो कि पहले तो सिर्फ वेस्टर्न कंट्री से इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट को हायर करती थी, आज स्पेसिफिकली पाकिस्तान और कश्मीर से जर्नलिस्ट को हायर कर रही है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 300 मेंबर्स की टीआरटी वर्ल्ड की टीम में 50 जर्नलिस्ट पाकिस्तानी है। एंड माइंड यू, इन जर्नलिस्ट की कोई हाई क्रेडेंशियल्स भी नहीं होती। यहाँ पर बस ये मैटर करता है कि वो इंडिया के खिलाफ कितना जहर उगल सकता है। और अगर वो ये काम अच्छे से कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड में टर्की की सिटीजनशिप भी ऑफर की जाती है। इतना ही नहीं, टीआरटी वर्ल्ड तो अ प्लेस कॉल्ड पाकिस्तान और स्ट्रेट टॉक जैसे सीरियल्स भी चलाता है, जिसमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि टर्की और पाकिस्तान ये दोनों कितने पीसफुल और आइडियल कंट्रीज हैं। अब एक तरफ प्राइवेटली ये डर्टी गेम्स चल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ एर्डोगान दुनिया के सामने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहा है। जैसे आपने देखा, जब एर्डोगान को पाकिस्तान पार्लियामेंट में एज ए की नोट स्पीकर इन्वाइट किया गया था, तब वहां पर उसने ये कह दिया कि कश्मीर हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पाकिस्तान के लिए। इस वक्त कश्मीर भी हमारे लिए वही है जो आपके लिए था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो ना, इन सब के बावजूद भी इंडिया टर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया टर्की का खास बैरक्तार ड्रोन इंपोर्ट करना चाहता था, लेकिन टर्की ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये ड्रोन्स सिर्फ हम ब्रदरली नेशंस जैसे पाकिस्तान और यूक्रेन को ही सेल करते हैं। और ये काफी ऑब्वियस सी भी बात है कि टर्की इंडिया के डिफेंस में हेल्प क्यों करेगा जबकि वो खुद पीओके में उतरने का प्लान कर रहा है। Yes, heard that right. According to reports, टर्की ने अपने प्राइवेट आर्मी सदात के मर्सिनरीज को पीओके भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने हर एक सोल्जर को $2000 दिए।
एंड वेल यूल बी सरप्राइज्ड टू नो ग्लासगो में हो रहे COP26 में टर्की के प्रेसिडेंट ने जाने से इनकार ही कर दिया। रीजन इंडिया। वेल उनको लग रहा था कि इंडिया को इस इवेंट में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी और ये चीज टर्की से देखी नहीं जा रही थी। वेल हुआ ये कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस बाकी सारी कंट्रीज के लीडर को ग्लासगो के एक होटल में रुकाया गया था, बट यूएस, यूके और इंडिया के लिए इंडिविजुअली अलग अलग होटल्स बुक किए गए। सो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया एर्डोगान समिट में आया ही नहीं। वेल ये प्रोटेस्ट कम जेलसी ज्यादा लग रहा था। वेल इसके अलावा भी एर्डोगान ने हर साल कंसिस्टेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से कश्मीर का मुद्दा उठाकर इस पर मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस निकालने की बात की। Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. जिसके इंडिया कंप्लीटली अगेंस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंडिया टर्की के वंस पॉजिटिव रिलेशंस इतना खराब हो गए। वेल यू नो थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड टू चेंज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। रीजन नंबर 1, टर्कीज वेस्टर्न अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। एज यू नो इंडिया तो नॉन अलाइंड पॉलिसी यूज कर रहा था, यानी कि ना यूएस की तरफ ना यूएसएसआर, पर टर्की यूएस के साथ अलाइड था एंड सो वाज पाकिस्तान। प्लस पाकिस्तान और टर्की के बीच रिलीजन एक कॉमन डिनोमिनेटर था जिससे वो नेचुरली और क्लोज आते गए और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए हर युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन चीजें और बुरी हो गई जब से एर्डोगान टर्की के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने टर्की के लिए अपनाया एक ब्रांड न्यू मिशन, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने। और जाहिर सी बात है इस्लामिक लीडर बनने के लिए पाकिस्तान एक हेल्पफुल एलाय हो सकता है और इंडिया एक इजी टारगेट। रीजन नंबर 2, टर्कीज ड्रीम टू बिकम कैलिफ ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। देखो प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले तो एर्डोगान ने टर्की का संविधान चेंज करके खुद को इकलौता हेड बना दिया और उसके पॉलिसीज इतने रिलीजियस थे कि उसने एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मॉस्क में बदल दिया और तो और टर्की का नाम बदलकर एक ज्यादा इस्लामिक वर्ड तुर्की रख डाला। पर यह तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, क्योंकि टर्की पिछले 8 सालों से धीरे धीरे इस्लामिक देशों में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, वो भी सिस्टमैटिकली सऊदी को साइडलाइन करते हुए। और अपने इस मकसद में उसका पक्का एलाय बन गया है पाकिस्तान, वो भी एक ऐसा इस्लामिक ग्रुप बना के जो सऊदी के OIC को टक्कर दे सके। वेल OIC नाम का एक ग्रुप है बेसिकली जिसे सऊदी लीड करता है। इस ग्रुप में 57 मुस्लिम देश शामिल है। तो 2019 में टर्की ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और ग्रुप बना लिया, इसको ऑलरेडी मलेशिया, ईरान और कतार जैसे देश ज्वाइन कर चुके हैं। अब इस ग्रुप में टर्की खुद को इस्लामिक लीडर की तरह डिस्प्ले तो करता ही है, पर साथ ही साथ पाकिस्तान से दोस्ती बरकरार रखने के लिए आए दिन कश्मीर का मुद्दा उठाते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की इस हेट कैंपेन में सफल हो रहा है, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग टर्की के इल इंटेंशन से काफी अवेयर है और इसीलिए तो जब आमिर खान टर्की के फर्स्ट लेडी से मिलने गए तो उन्हें इंडियन से बहुत बैकलैश मिला। डिप्लोमैटिकली भी काफी सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली MEA जयशंकर साइप्रस के दौरे पर गए, वही साइप्रस जहां पर टर्की ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। वहां पर जाके उन्होंने साइप्रस के साथ एक डिफेंस डील भी साइन करवा लिया। एंड नॉट ओनली दिस, टर्की के दूसरे दुश्मन देश अर्मेनिया को भी इंडिया भारी मात्रा में वेपन्स पहुंचा रहा है। लेकिन अब तक टर्की के खिलाफ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था टर्की के सीरियन इन्वेजन को ओपनली क्रिटिसाइज करना। माइंड यू इंडिया ने आज तक मिडिल ईस्ट में हो रहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है, बट यहां पर जरूर दे डाली। जिस तरह पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है टर्की, उसी तरह इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है टर्की का पड़ोसी देश इजराइल। यस, इंडिया और इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों ने POK को वापस हासिल करने का एक पूरा प्लान बनाया है।